हेलो फ्रेंड, वेलकम टू बाजीराव रेड्डी इंस्टीट्यूट। टुडे एनालिसिस के आज के अंक में हम 6 जुलाई 2024 के 3 प्रमुख समाचार और उस पर आधारित 5 प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। जिसमें से पहला समाचार है कि चीन की कुनमिंग से सिंगापुर तक की रेलवे लाइन, एक्चुअल में वो पैन एशिया रेलवे लाइन की ये परियोजना है जिसका उद्देश्य जो है चीन का एक प्रमुख शहर है कुनमिंग, वहाँ से लेके वो सिंगापुर तक रेलवे लाइन, और उसमें कई सारे जैसे थाईलैंड है, मलेशिया है, लाओस है, म्यांमार है, इन सारे देशों को भी जोड़ने की योजना है। तो इसको समझेंगे कि क्या मामला है, क्यों ये चर्चा में हुआ है, क्या क्या इसमें चीज़ें हैं, क्या चुनौतियां हैं और चीन क्यों करना चाहता है। ठीक है। दूसरा है 51,200 साल, हाँ 51,200 साल पुरानी गुफा कलात्मक चित्रकला के बारे में पता चला है। यानी दुनिया की सबसे पुरानी कलात्मक गुफा चित्रकला का खोज किया गया है, अभी पता चला है। इसके बारे में एक अध्ययन 3 जुलाई को एक नेचर जर्नल करके है उसमें प्रकाशित हुआ है कि इंडोनेशिया की एक गुफा का में जो एक चित्र पता चला है वह दुनिया का सबसे पुराना कलात्मक चित्रकला है। चित्र नहीं, कलात्मक, यानी कि कला के रूप से बनाया गया, यूं ही कहीं नहीं लगा दिया गया है। ठीक है, तो उसको समझने की कोशिश करेंगे। तीसरा समाचार है कि भारत में भुगतान संतुलन की स्थिति, ये एक एक्सप्लेनेशन लिखा गया है द इंडियन एक्सप्रेस में, और इसमें हम भुगतान संतुलन के बारे में बताएंगे। उसमें क्या बहुत ज़्यादा है वो नहीं मतलब है, इसके बारे में हम समझने की कोशिश करेंगे बहुत सिंपल वर्ड में कि भुगतान संतुलन क्या है, भारत का भुगतान संतुलन और उसका महत्व। और इस पे आधारित 5 प्रश्न हैं जिन पे सिर्फ चर्चा ही कर देते हैं, बाकी उनके आंसर उनका आंसर आपको खुद ही करना होता है। हालांकि जो PDF देते हैं उसमें आंसर रहता है। तो आइए चलिए देखते हैं चीन की कुनमिंग से सिंगापुर तक ट्रेन चलाने की योजना। इसको लेकर ये काफ़ी 1-2 सप्ताह पहले था, आज इंडियन एक्सप्रेस के प्रिंट एडिशन में इसको लेकर एक आर्टिकल है, एक्सप्लेनेशन है, तो इसको हम ज़रा सा ज़रूरी था इसको पढ़ाना। आइए ज़रा देखते हैं क्या मामला है, क्यों चर्चा में है। तो देखिए, पिछले सप्ताह जो है मलेशिया की जब यात्रा पे थे चीन के प्रधानमंत्री, तो उन्होंने एक बात कही थी कि चीन क्षेत्रीय संपर्क बढ़ाने के लिए, यानी चीन उस क्षेत्र विशेष आसियान देशों में संपर्क बढ़ाने के लिए मलेशिया, लाओस, थाईलैंड के दक्षिण पूर्व एशियाई देशों में अपनी रेलवे परियोजनाओं को जोड़ने का अध्ययन करने के लिए तैयार है। और चीन के प्रधानमंत्री गए क्यों थे? क्योंकि वो मलेशिया में एक वहाँ की है ईस्ट कोस्ट रेल लिंक, ECRL मलेशिया की है, उसका एक जो है स्टेशन, टर्मिनल स्टेशन का उद्घाटन चीन के प्रधानमंत्री और मलेशिया के प्रधानमंत्री द्वारा संयुक्त रूप से किया जा रहा था, तो इसी के लिए वो वहाँ पे गए हुए थे। जरा सा हम देखें कि ईस्ट कोस्ट रेल लिंक परियोजना क्या है। तो ये $10 बिलियन की परियोजना है, 10 अरब डॉलर की ये ECRL परियोजना है, और इसे माना जाता है कि चीन के नेतृत्व वाले पैन एशियाई रेल नेटवर्क से इसे जोड़ा जाता है। लोग मानते हैं कि ये उसी का हिस्सा है, क्योंकि इसकी फंडिंग भी ज़्यादातर चीन द्वारा की जा रही है, ज़्यादातर क्या चीन द्वारा ही की जा रही है, टेक्निकल और सारी चीज़ें की जा रही है। तभी तो चीन के प्रधानमंत्री और मलेशिया के प्रधानमंत्री द्वारा संयुक्त रूप से जो है उद्घाटन किया गया है। ये देखिए, ये 665 किलोमीटर लंबी ईस्ट कोस्ट रेल लिंक है जो मलेशिया के पूर्वोत्तर तट से, यानी आप कह सकते हो कि जहां से चीन का शुरू होता है वहां से एक कोटा भारू जगह है, वहां से देश के पश्चिमी तट पर रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण मलक्का जलसंधारण पर पोर्ट क्लैंग के साथ ये जोड़ने की योजना है। और इसके बारे में और ज़रा विस्तृत समझें तो इस परियोजना में जो निवेश किया जाएगा उससे माल ढुलाई और पर्यटन सहित बेहतर कनेक्टिविटी के मामले से मलेशिया में आर्थिक लाभ होने की संभावना है। तो ये जो ECRL प्रोजेक्ट है, ईस्टर्न कोस्ट रेल जो है रेल लिमिटेड जो है, ये मलेशिया में चल रहा है। जो पैन एशिया रेल नेटवर्क है उसका ये योजना मलेशिया में है। ठीक है, यह योजना 2017 से इस पर काम शुरू हुआ था। ठीक है, लेकिन फंडिंग की कमी के कारण यह कई सालों तक रुका रहा। उसके पीछे एक वजह जो अभी, अच्छा हाँ, इसे 2027 तक पूरा करने की उम्मीद की जा रही है क्योंकि ये पुनः शुरू हो गया है। तो फंडिंग एक वजह थी, क्योंकि चीन ने जो फंडिंग कर रहा था वो काफ़ी ज़्यादा दर पे कर रहा था, और उसको लेकर मलेशिया में उस समय के जो प्रधानमंत्री थे या जो सरकार थी, उनके हेड थे, उनके ऊपर आरोप लगा था
कि ये कहीं न कहीं ये चीन के साथ साठगांठ कर रहे हैं। और चीन ने भी फंडिंग के वादा में उनके एक भ्रष्टाचार के मामले में बचाने का वादा करके किया था, जिसको लेकर विरोध हुआ था। बाद में 2020 में चीन के साथ एक कम लागत पर पुनः एक समझौता होता है, उसके बाद ये परियोजना शुरू होती है। तो ये कुछ रही है मेन जो है ना कि ये जो पैन एशिया रेल नेटवर्क है, इसको देखो, देखिए तस्वीर में, तो ये है पैन एशिया रेल नेटवर्क। ये कनमिंग है, चीन का प्रांत है, वहाँ पे एक ट्रांसपोर्ट हब ही है। यहाँ से ये एक्चुअल में शुरू में तीन पार्ट है और लास्ट में ये यहाँ से, यानी इसकी जो मेन प्लानिंग है चीन की, वो यहाँ से लेके सिंगापुर है। और मज़ेदार बात है कि BRI योजना जो वर्तमान शी जिनपिंग की सबसे फेवरेट योजना है, हालांकि अब उसी योजना में इसे भी शामिल कर लिया गया है, वो जो 2012-13 से लागू हुई, उसके बहुत पहले 2007 में ही उस समय के जो प्रधानमंत्री थे चीन के, उन्होंने 10वें एशियाई शिखर सम्मेलन में, आसियान सम्मेलन में कहा था कि वो एक ऐसे ही रेल कनेक्टिविटी की जोड़ने की बात करते हैं। यानी ये चीन के लिए BRI से भी पहले इसको जोड़ने की योजना थी। इसमें क्या है कि एक तो इधर से लाइन चलेगी पश्चिम वाली, कि यहाँ से करते हुए मांडले होते हुए यहाँ पे म्यांमार की लाइन है, एक लाइन मध्य वाली है, यहाँ से बैंकॉक तक आ रही है, और एक लाइन यहाँ है हनोई, फिर इसके बाद यहाँ से ऐसे होते हुए इधर जुड़ना है, और फिर यहाँ से एक लाइन इधर चलेगी, और ये देखिए ये मलेशिया वाली जो लाइन है, ऐसे होते हुए ये 2 पार्ट में होते हुए सिंगापुर तक आ जाएगी। यानी कि एक तरह से देखा जाए तो ये दक्षिण एशिया के कई सारे देशों को कवर करेगी, इसमें इसका जुड़ाव की योजना है चीन की। तो देखिए ये चीन की नेतृत्व वाली पैन एशियाई रेल नेटवर्क कई दक्षिण पूर्व एशियाई देशों में चलने वाली लाइनों द्वारा मलेशियाई प्रायद्वीप के सिरे पर दक्षिणी चीन शहर और परिवहन केंद्र कुमिंग को सिंगापुर से जोड़ेगी। यानी जो कुमिंग है यहाँ पे, इसको सिंगापुर से ही जोड़ने का मेन है, क्योंकि ये जो सिंगापुर है ना, यहाँ से एक जलडमरू मध्य है, इसी में स्थित है सिंगापुर का जो पोर्ट। और सिंगापुर हालांकि एक द्वीप है, लेकिन उसे पोर्ट कह रहे हैं, यहाँ से गुजरती है। यहाँ से दुनिया की 30% व्यापार लाइन इसी से गुजरती है, और चीन की तो लगभग सभी यहाँ से गुजरती है। तो इसलिए इसको जोड़ने की मेन योजना है। और इसमें देखिए 3 लिंक है, एक है म्यांमार थाईलैंड के माध्यम से कुनमिंग से एक पश्चिम लाइन, लाओस और थाईलैंड के माध्यम से एक केंद्रीय लाइन, और वियतनाम, कंबोडिया और थाईलैंड के माध्यम से एक पूर्वी लाइन। और एक लाइन है जो थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक को मलेशिया और सिंगापुर से जोड़ने की बात ये कर रहा है। और इसमें इन जितने देशों की बात की जा रही है, म्यांमार है, लाओस है, थाईलैंड है, मलेशिया है, उसमें सिंगापुर सबसे विकसित देश है। इवन दैट इन्हीं नहीं, और भी जो साउथ एशियन कंट्रीज हैं, साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज या आसियान कंट्रीज बोलते हैं, उनका सबसे विकसित देश सिंगापुर है। और यहाँ पे वैश्विक व्यापार का लगभग 30% वैश्विक शिपिंग चोक पॉइंट से होकर इससे गुजरता है, जहाँ पे ये शहर स्थित है। तो ऐसे में चीन के लिए ये सिंगापुर से कनेक्टिविटी सबसे महत्वपूर्ण है। लेकिन आइए ज़रा देखते हैं कि इस रेल परियोजना को लेकर वर्तमान स्थिति या चुनौतियाँ क्या है। तो देखिए पहली तो स्थिति है कि ये विचार जो है आर्थिक विकास और क्षेत्रीय सहयोग को बढ़ावा देना चाहता है, इसलिए ये बना हुआ है कि हाँ नहीं इसको करना है, लेकिन कई कारणों से इसे बाधाओं का भी सामना करना पड़ रहा है। 2021 से केवल लाओस चीन खंड ही इसमें चालू है, और यहाँ से लाओस के उत्तर और दक्षिण को कुनमिंग से जोड़ा गया है। रेल लाइन हाई स्पीड रेल लाइन एक्चुअल में चलती है, और वहाँ पे उस पर आप मालगाड़ियाँ भी चलती हैं। मलेशिया की तरह, जैसे अभी मलेशिया के बारे में बताया, ECRL की मलेशिया में क्यों दिक्कत आ रही थी, क्योंकि उन पे लग रहा था कि चीन की जो फंडिंग है वो कहीं ना कहीं मलेशिया को लेकर एक ड्रैप टैप में जो फंसा रहा है। उसी तरह का डर थाईलैंड को भी समझ में आ रहा है। यहाँ तक कि लाओस भी इस बात से चिंतित है, लेकिन लाओस इतना छोटा सा देश है कि वो चीन के प्रभाव में आ ही गया है। और इस परियोजना की उच्च लागत और चीन के सहायता लेने के बारे में सरकार की सतर्कता की समस्याओं का जो सामना करना पड़ रहा है, इसके कारण इसमें देरी आ रही है। और टेक्निकल समस्याएं भी है, ये तो चलो है ही है, टेक्निकल समस्याएं भी है, क्योंकि परियोजना के आर्थिक लाभ दिखाया जा रहा है,
उसका कम उस पर से संदेह है। क्यों संदेह है? क्योंकि एक तो इस मामलों के विशेषज्ञ हैं, उस क्षेत्र के सेंटर फॉर स्ट्रेटेजिक एंड इंटरनेशनल स्टडीज के बुनियादी ढांचे के विशेषज्ञ जोनाथन ई हिलमैन ने बताया कि इस क्षेत्र के जो देश हैं उनमें अलग अलग साइज की रेलवे लाइनें चल रही हैं, यानी कि एक ही गेज की नहीं चलती है। तो ऐसे में उनको कनेक्ट करना आपस में मुश्किल हो जाएगा। यानी कि आपको एक लाइन रहता तो चलो एक तरह से आता चलता जाता, और पता चला कि किसी देश में ब्रॉड गेज है, किसी में मीटर गेज है, किसी में नैरो गेज है। नैरो गेज तो चल रही, ब्रॉड गेज और मीटर गेज ही हुआ, तो फिर तो आपको उतारना चढ़ाना और ये सारी चीज़ें करनी पड़ेगी ही। ठीक है। दूसरा है कि कुनमिंग से सिंगापुर तक ये जो हाई स्पीड रेल लाइन बनाने की बात की जा रही है, मेन चीन की योजना यही है कि इधर से हम सीधे सिंगापुर पहुंच जाएंगे, क्योंकि दक्षिणी चीन सागर की जो समस्या है अगर कभी आया कभी तो हम डायरेक्ट कम से कम सिंगापुर तक तो पहुंच जाएं, ये इनकी योजना है। फिर भारत के साथ आगे देखा जाएगा। तो वहां पे भी स्थिति ये देखिए कि अगर जिनको कुनमिंग से सिंगापुर आना है वो इस हाई स्पीड रेल जो यहाँ पे चलेगी उससे आने की अपेक्षा वो हवाई जहाज से उससे ज़्यादा जल्दी और उससे सस्ते तरीके से पहुंच सकते हैं। तो अब प्रश्न ये है कि यात्री परिवहन के लिए उससे सस्ता वो जितना घूम घाम के आएंगे इतने रास्तों देशों का करते हुए, तो भाई भले टूरिस्ट लोग भले घूमें, लेकिन नॉर्मली लोग क्या कर सकते हैं, हवाई जहाज से वहाँ पे ज़्यादा आसानी से आ सकते हैं। दूसरा कि अगर माल हो, अगर इन दो गंतव्यों के बीच की माल आवाजाही करो तो ठीक है, प्लेन पे आप ये मान लीजिए कि ट्रेन से सस्ता कोई नहीं चीज़ होती है। लेकिन अगर जहां पानी है तो पानी से सस्ता माल वहन कहीं भी नहीं हो सकता। तो इसके लिए क्या है कि भाई वहां से कुनमिंग से आप उसको या जिन भी देशों से है उसको पानी के जरिए सिंगापुर ला दो, तो वो ज़्यादा सस्ता और ज़्यादा आसान पड़ेगा। ये कुछ कारणों से इसको लेकर संदेह व्यक्त किया जा रहा है, और जो इच्छुक देश हैं वो थोड़ा इच्छुक नहीं। इसके अतिरिक्त कुछ और भी चीज़ें हैं, जैसे वो बताया गया है कि चीन को लेकर जो नीति है कि वो डेप ट्रैप में फंसा देता है। कैसे फंसाता है अभी जरा चीन पर जब आएंगे तब हम समझेंगे। तो देखिए पैन एशिया रेलवे नेटवर्क में चीन की रुचि क्यों है? तो देखिए चीन इस रेल संपर्क परियोजना राष्ट्रपति शी जिनपिंग की BRI योजना है, जो उनकी एक तरह से कह सकती हो कि सबसे महत्वपूर्ण योजना जिसको वो कहते हैं, हालांकि वो सुपर फ्लॉप हो चुकी है योजना, उसके पहले की योजना है। ये 2007 में ही 10वें आसियान शिखर सम्मेलन में चीन के तत्कालीन प्रधानमंत्री वेन जियाओ ने पैन एशियाई रेलवे का हवाला दिया था और कहा था कि सरकारी मीडिया में कहा था कि 2015 तक तीनों मार्गों के पूरा होने की भविष्यवाणी की गई थी। हालांकि 2000 कहाँ 15, आज 2024, इसके बावजूद भी सिर्फ लाओस वाला खंड चालू हो पाया है। तो ऐसे में समय सीमा को लेकर चूकने के बावजूद भी चीन पैन एशियाई रेलवे को लेकर अपने जो क्षेत्रीय जुड़ाव है, उसका जो अपना रीजनल कनेक्टिविटी है, उसका वो केंद्रीय हिस्सा मानता है। क्यों मानता है? क्योंकि देखा जाए तो भौगोलिक और मजबूत आर्थिक और सांस्कृतिक संबंध हैं इन देशों के साथ। चीन के चूंकि सटा हुआ है तो भौगोलिक भी संबंध है, भौगोलिक जुड़ाव है। आर्थिक संबंध अगर देखने के बाद कहा जाए तो 2023 में चीन और आसियान के जो 10 देश हैं उनके बीच व्यापार की मात्रा 911.7 बिलियन डॉलर, यानी देखा जाए तो लगभग 1 ट्रिलियन डॉलर के आसपास, हालांकि 90 कम है, 911.7 बिलियन डॉलर का व्यापार हुआ है। और चीन और आसियान लगातार 4 वर्षों से एक दूसरे के सबसे बड़े व्यापारिक पार्टनर हैं, और ये चीन को बताता है इस क्षेत्र में उसका महत्व। इसके साथ साथ सांस्कृतिक और अन्य दृष्टि से भी चीन का इस क्षेत्र में पकड़ है। लेकिन कुछ चुनौतियां हैं, जैसे चीन चाहता है कि BRI के साथ इन संबंधों को और मजबूत, यानी इस BRI, अब इस प्रोजेक्ट को BRI के तहत डाल दिया गया है और उसके तहत जो है इनको और मजबूत किया जाए। जो आर्थिक है, भौगोलिक और सांस्कृतिक संबंध है, उसको और मजबूत किया जाए। लेकिन चीन एक इसमें जो रास्ता अपना रहा है कि उन देशों के बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के लिए ऋण प्रदान कर रहा है जहां ऐतिहासिक रूप से ऋण उपलब्ध नहीं है, लेकिन इसकी वित्त पोषण की शर्तों को लेकर कई देशों में आशंका है। क्यों आशंका है? जैसे चीन करता क्या है, हालांकि हमारे सिलेबस का हिस्सा नहीं है, लेकिन फिर भी जान लीजिए कि चीन करता क्या है।
चीन ने जैसे अब ये सब छोटे देश, गरीब देश जिनको कहीं ऋण नहीं मिल रहा, भाई हम आपके यहाँ से रेलवे लाइन गुजार देंगे, हम आपके यहाँ से हाईवे गुजार देंगे। अब रेलवे लाइन और हाईवे गुजारना शुरू कर दिया, चीन की कोई कंपनी आई और वहाँ से सड़क और रेलवे लाइन बनाना शुरू कर दिया। उसका सारा कर्जा किस पे आ गया? जिस देश के लिए बना रहा है उसके आसपास की ज़मीनें खरीद लेता है, वहाँ पे कोई कमर्शियल प्रोजेक्ट शुरू होने लगता है और वो पैसा लेता है उस देश के नाम पे ऋण के रूप में बाहर से। अब जब फंडिंग होने लगती है तो वहाँ की प्रॉपर्टी के रेट बढ़ने लगते हैं। तो जैसे ही प्रॉपर्टी के रेट बढ़ते हैं, एक तो चीन की उस प्रोजेक्ट चलाने वाली चीज़ें आती हैं, उनके साथ साथ जो बाकी और आती हैं उस प्रॉपर्टी के रेट का पहले लिए रहती हैं और वो सब अपना बेच बाच के फ़ायदा लेके वहाँ से निकल रहते हैं। फिर इसके बाद चीन क्या करता है कि वो इतना सब कुछ कर देता है कि वो प्रोजेक्ट खटाई में चल जाती है। इसके बाद या तो तुम उसकी राजनीतिक इच्छाओं या उसकी जो स्ट्रेटेजिक पहलू है उसका, यानी जो कह रहा वो करो, नहीं करेगा तो तुम बर्बाद हो जाओगे। दूसरा है कि जो दूसरे देश उन देशों पर ऋण दे चुके हैं या जिनमें निवेश आ गया है वो भी बर्बाद और वो भी देश बर्बाद। तो ये चाइना का एक इन्वेस्टमेंट के मॉडल पे एक डेब्ट ट्रैप है। हालांकि चीन कहता है कि नहीं वो ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन एक्चुअल में है। इसी को लेकर देश आशंकित हैं। इसीलिए इस बार BRI प्रोजेक्ट पे उसके कई लोग, यानी इंडोनेशिया के तो राष्ट्रपति ने चीन के राष्ट्रपति के सामने ही कह दिया था कि ये हमारे लिए नुकसानदायक है। देखिए, फिर भी चीन दक्षिणी चीन सागर में जो आक्रामक कदम उठा रहा है उसको काउंटर करने के लिए चाहता है कि इस तरह के प्रोजेक्ट से कम जो उससे सटे हुए देश हैं, जो बाहर के देश है, इंडोनेशिया है, फिलीपींस है, वियतनाम है, चलो वो तो अलग है, लेकिन जो उससे सटे हुए उसके आस पड़ोस के देश है उनमें सद्भावना और अपने तरफ जोड़ा जा सके, इसको लेकर चीन पहल कर रहा है इसको पूरी चीज़ करने में। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। ये देखिए पेंटिंग है, 51,200 साल पुरानी इसकी जो डेटिंग की गई है, नई डेटिंग विधि है, यूरेनियम थोरियम डेटिंग विधि। उसके तहत ये पता चला है कि यह पेंटिंग एक गुफा में पाई गई है, रेड कलर की पेंटिंग है। इसमें आप देख रहे होंगे कि ये एक पिग या सुअर है और उसके आसपास इंसानों की बात है, यानी एक तरह से ये कलात्मक चित्र है। कई सारे अगर देखा जाता है ऐसे गुफाओं में चित्र, जब होमो सेपियंस या मनुष्य होता है तो उसने कलात्मक कला करनी शुरू की। ये बताता है कि होमो सेपियंस या जो हम वर्तमान मनुष्य जिसे कहते हैं, ज्ञानी मनुष्य कहते हैं, उसने 51,200 साल पहले भी चित्रकला की थी, यानी उसमें कहीं न कहीं अपनी बातों को अभिव्यक्त करने की। और जो अनुसंधान करता है वो कहते हैं कि ये चित्र अब कहानी को अभिव्यक्त करने का माध्यम है और सबसे पुराना उदाहरण है ये चीज़ें। ठीक है, हालांकि एक बात मैं बता दूं, दुनिया के ये जो गुफा चित्र के जो प्रमाण है वो 75,000 साल पुराने भी हैं, दक्षिण अफ्रीका के हैं, लेकिन वो सिर्फ आकृतियां हैं, वो कलात्मक आकृतियां नहीं है। वो जैसे कोई भी आप एक ने चिन्ह बना दिया, यूं ही बना दिया, लाइन खींच दिया, कहीं जा रहे हो लाइन खींच दो, 1000 साल बाद, लाखों साल बाद कोई आएगा तो कहेगा कि हाँ उसने चिन्ह बनाया। लेकिन ये तो लग रहा है कि कलात्मक, जानबूझ के कला की अभिव्यक्ति है। तो आइए जरा सा समझ लेते हैं कि चर्चा में क्यों है। तो नेचर जर्नल में प्रकाशित हाल ही में किए गए अध्ययन, इंडोनेशिया में 51,200 साल पहले की गुफा कला की कथा, ये अध्ययन का नाम है। इसमें कहा गया है कि एक नई डेटिंग तकनीक का उपयोग करके निर्धारित किया गया है कि दुनिया की सबसे पुरानी ज्ञात अलंकारी गुफा पेंटिंग 51,200 साल की पुरानी है। और इस ज्ञात से ये इसके पहले जो था 2021 में ये किया गया था, वो उससे ये 5,000 साल और पुराना है, यानी 51,000 है, यानी 46-47,000 साल पुराना पेंटिंग, गुफा पेंटिंग थी। कलात्मक पेंटिंग नहीं, चित्र नहीं, कलात्मक चित्र जो है ये 51,200 साल पुराना है। ठीक है, और ये मिला कहाँ है? इंडोनेशिया के सुलावेसी द्वीप पर लेयांग करम्पुआंग गुफा में स्थित है। और ये लाल रंग की पेंटिंग है और इसमें सुअर का मुंह और वो तो देख ही रहे हैं। और ये पेंटिंग पिछली पुरानी गुफा कला में 5,000 साल से भी ज़्यादा पुरानी है, जिसे 2021 में इंडोनेशिया के ही लेयांग टेंडो गंगे गुफा में ढूंढा गया था। यानी इंडोनेशिया में ही इसके पहले की जो सबसे पुरानी पेंटिंग थी, मतलब कलात्मक गुफा चित्रकला थी,
उससे 5000 साल पहले की पेंटिंग ये दिखाई देती है। इस पेंटिंग के बारे में यानी दुनिया के सबसे पुराने पेंटिंग में क्या दिखाया गया है, तो देखिए अध्ययनकर्ताओं ने कहा है कि 36 इंच लंबा और 15 इंच चौड़ा सूअर है, पिग है, और उसके आसपास 3 छोटे छोटे इंसानी कलाकृतियां बनी गई हैं। इनको बनाने में लाल रंग का इस्तेमाल किया गया है और इसकी व्याख्या जो अध्ययनकर्ता हैं वो कह रहे हैं कि ये एक कथानात्मक दृश्य के रूप में है, जिसके बारे में उन लोगों ने कहा है कि यह कहानी कहने का सबसे पुराना ज्ञात साक्ष्य है। उनका कहना है कि इस पेंटिंग के जरिए लोग किसी मामले को, किसी स्टोरी को कहना चाहते हैं और ये दिखाया जाता है कि शिकार कैसे किया जाता है। हालांकि अभी ये तथ्य नहीं कि शिकार का ही है, लेकिन इन लोगों ने अनुमान लगाया कि इसके जरिए ये ज्ञात होता है कि कुछ न कुछ कहानी कही जा रही है और चित्रों के माध्यम से कहानी कहने का सबसे पुराना साक्ष्य यही है। साथ ही में इन्होंने कहा कि इससे इसमें जो कलाकृति खोजी गई है वो इसके पहले जो वैज्ञानिकों ने खोजा था उससे करीब काफ़ी पुराना, 5000 साल पुराना है और 48,000 साल पुरानी इसी तरह की गुफा पेंटिंग से ये थोड़ा सा ज़्यादा है। पेंटिंग क्यों महत्वपूर्ण है, इसको अगर हम समझें कि इस पेंटिंग की मतलब गुफा पेंटिंग, ये जो गुफा राग पेंटिंग है, ये हमें क्या महसूस कराती है, इससे हम क्या नई चीज़ें सीखते हैं। तो देखिए शोधकर्ताओं ने लिखा कि हमारे निष्कर्षों से पता चलता है कि मानव रूपी आकृतियों और जानवरों के अलंकारिक चित्रण, फिगरेटिव या जो आप कह सकते हो कि आधुनिक मानव के छवि निर्माण के इतिहास में आज तक की मान्यता से कहीं अधिक गहरी है। यानी जितना पहले तक हम सोचते थे उससे भी पहले, अभी तक हमें पता था 47-48,000 साल पहले तक कलात्मक रूप से चित्र बनता था, लेकिन अब पता चला कि नहीं, 51,200 साल पहले तक कलात्मक चित्र बनता था। और इंडोनेशिया में बहुत पुरानी गुफा कला की यह खोज इस बात को पुख्ता करती है कि यूरोप गुफा कला का जन्मस्थान नहीं था, जैसा कि लंबे समय से माना जाता है। क्योंकि अभी तक ये माना जाता था, 10 साल पहले तक ये माना जाता था कि गुफा में चित्र तो सबसे पुराना दक्षिण अफ्रीका में देखा जाता है, वहाँ पे करीब 75,000 साल पुराना, और वहाँ पे 65,000 साल पुराने जो है, लेकिन वो चित्रात्मक हैं, कलात्मक चित्र नहीं है। और ये माना जाता था कि कलात्मक चित्र जो है वो कहाँ है, यूरोप में है। लेकिन इंडोनेशिया में एक नहीं, जो 2-3 ऐसी चीज़ें दिखाई देने लगी और ये बताती है कि कलात्मक चित्रकला यूरोप के गुफा कला से, चित्रकला से ज़्यादा पुरानी है, किसकी, इंडोनेशिया की। और ये माना गया कि वो अफ्रीका से निकले, जो ऑस्ट्रेलिया की तरफ जा रहे थे तो इधर से हो गए थे, तो उन्होंने यहाँ पे अपनी कलाएं चलाई थी। और दूसरा क्या इससे पता चलता है कि कहानी सुनाना, स्टोरी टेलिंग, मानव इतिहास और विशेष रूप से कला के इतिहास का एक बहुत पुराना हिस्सा था, जिसे अब माना जाने लगा कि 51,200 साल पहले भी लोग चित्रकला के द्वारा, कलात्मक चित्रकला के द्वारा कहानी सुनाते थे, कि वो बताते थे कि उसके जरिए लोग जान जाएं कि हाँ भाई क्या चीज़ें की जाती थी। और पुरातात्विक साक्ष्यों से पता चलता है कि नियंडरथल यानी जो सबसे करीबी मानव रिश्तेदार है, वो 75,000 साल पहले ही गुफाओं को चिन्हित करना शुरू कर दिया था, लेकिन वो केवल निशान या चिन्ह थे। ये वाला जो पता चला है वह क्या है, कलात्मक चित्रकला है, क्योंकि सूअर बनाया गया है, आदमी बनाए गए हैं, यूं ही कुछ नहीं बना दिया गया है। इसमें हम अगर जैसे देखें कि इससे हम अगर समझें कि इस नई डेटिंग तकनीक से जिससे खोजे गए हैं वो क्या है, तो ये खोज देखिए चूना पत्थर की गुफाओं में रॉक आर्ट के ऊपर कैल्साइट जमा के यूरेनियम थोरियम डेटिंग पर आधारित है। यूरेनियम थोरियम डेटिंग, यूरेनियम इसमें एक लेजर बीम के तरीके जो उस पर होता है प्रयोग किया जाता है, और पेरेंट आइसोटोप यानी कि यूरेनियम की मात्रा और डाटर आइसोटोप या थोरियम की मात्रा के आधार पर पता किया जाता है, क्योंकि थोरियम जल में घुलनशील नहीं होता है, तो उसके आधार पर पता किया जाता है कि ये चित्र कितना साल पुराना है। और इससे सटीक जानकारी मिलती है। कैसे सटीक मिलती है कि इसी पद्धति का प्रयोग जनी शोधकर्ताओं ने इसके पहले जो एक गुफा पेंटिंग निकाली थी उसको माना था कि 43,900 साल पुरानी है, लेकिन जब इस डेटिंग से जो किया गया तो वो 4,000 साल और पुराना निकला, यानी 48,000 साल
पुराना पाया गया। जो इसके पहले का यानी 51,200 साल के पहले जो सबसे ओल्डेस्ट है वो 4,000 साल पीछे का पता चला, जब हमने यूरेनियम थोरियम डेटिंग या नई डेटिंग का प्रयोग किया। इससे अगर भारत के संदर्भ में देखा जाए तो भारत में मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के मिर्ज़ापुर और इसके आसपास कई सारी गुफा चित्र है जिन पे कोई डेट नहीं पड़ा है, लेकिन अगर इस डेटिंग का प्रयोग करके देखा जाए तो हमें उसके एक्चुअल समय के बारे में पता चल सकता है। और ये बताता है कि कैसे तकनीक जो आर्कियोलॉजिकल है जांच उसमें मदद करती है, और इस तरह से देखा जाए तो इतिहास के बारे में हमारे ज्ञान को प्रगाढ़ करती है या सही करती है। क्योंकि पहले हम समझते थे कि कला का गुफा चित्रकला या कलात्मक चित्रकला कहाँ से आई, यूरोप से आई। अब हमें यूरोप से पहले के आंकड़े पता चल रहे हैं। तो ये चीज़ें अब आई है कि कैसे आई है, जब हमने तकनीक का प्रयोग करके चीज़ों को सही तरीके से जानना सीखना शुरू किया है। ठीक है, चलिए इसको देख लीजिएगा। आखिरी है भारत में भुगतान संतुलन की स्थिति। पिछले सप्ताह ही आरबीआई की रिपोर्ट आई थी, उसमें यह बताया गया था कि वित्त वर्ष 2023-24 में जो चौथी तिमाही है यानी जनवरी से मार्च, उसमें जो जो करंट अकाउंट है या चालू खाता है उसमें सरप्लस की स्थिति रही। और ये पिछले 11 तिमाहियों में पहली बार रहा है जो सरप्लस की स्थिति रही है, यानी 11 में 3 से गुणा कर दीजिएगा, उतने महीने पहले के बाद ये लगी है कि उसमें सरप्लस की स्थिति रही है। और कहीं ना कहीं आप चालू खाता घाटा है, उस चालू खाता की जो स्थिति है हम सुनते रहते हैं, उसको पूरी तरह से समझने के लिए ये बताया जाता है कि चालू खाता किसी भी देश की अर्थव्यवस्था को समझने के लिए जरूरी है, और उसकी किसी देश की अर्थव्यवस्था की मजबूती के लिए करंट अकाउंट और उसके फिस्कल डेफिसिट यानी करंट अकाउंट डेफिसिट और फिस्कल डेफिसिट, जिसको ट्विन डेफिसिट भी कहा जाता है, उसके बारे में जानना जरूरी होता है। लेकिन उसकी सही पिक्चर और जानने के लिए हमें और बड़ा पिक्चर देखना पड़ता है, तस्वीर, उसको कहते हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट। तो इसी के बारे में इसमें है, आइए चलिए जल्दी जल्दी देख लेते हैं। तो देखिए, पिछले हफ्ते आरबीआई के आंकड़ों से पता चला कि भारत के खाते में चालू खाते में वित्तीय वर्ष की चौथी तिमाही के दौरान अधिशेष दर्ज किया गया, और 11 तिमाहियों में यह पहली बार था। ठीक है, और चालू खाते में होने वाली गतिविधियों पर नजर रखी जाती है, क्योंकि इससे न केवल रुपए की विनिमय दर, भारत की संप्रभु रेटिंग, बल्कि इसलिए क्योंकि अर्थव्यवस्था के समग्र स्वास्थ्य की ओर भी इशारा करता है। लेकिन चालू खाते को अलग से नहीं समझा जा सकता, क्योंकि उसके साथ एक खाता, मतलब वो एक कह सकते हो कि बैलेंस ऑफ पेमेंट आप कह सकते हो, उसका एक हिस्सा होता है। तो पूरा बैलेंस, आप पूरी स्थिति को समझने को लेकर आपको बैलेंस ऑफ पेमेंट को भी समझना होता है। आइए जरा देखते हैं कि बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या होता है। देखिए, जैसे किसी देश का यानी भुगतान संतुलन किसी देश के बाकी दुनिया के साथ लेन देन का ये लेखा जोखा होता है। यानी एक देश का उस देश के बाहर के जितने भी देश हैं उनके साथ क्या प्रवाह, क्या वो लेता है, यानी आप एक से समझ लीजिए कि उससे वहाँ से कितना वस्तुओं और सेवाओं का कितना आयात होता है, कितना निर्यात होता है, पूंजी आदि, यानी जो भी आप कह सकते हो कि मुद्रा विनिमय, उसमें खासतौर से यहाँ पे अगर हम समझे तो डॉलर के टर्म पे कितना आता है कितना जाता है, इसकी अकाउंटिंग जो है बैलेंस ऑफ पेमेंट में होती है। और यह दिखाता है कि देश से कितना पैसा बाहर गया और कितना पैसा अंदर आया। पासबुक से तो यही पता चलता है। तो ये भी एक तरह से खाता ही होता है जिसमें ये पता चल जाता है कि देश से कुल कितना पैसा बाहर गया और कुल कितना पैसा अंदर आया। ठीक है, और देश में आने वाले सभी पैसे को पॉजिटिव के रूप में दिखाया जाता है और जाने वाले सभी पैसे को निगेटिव के रूप में दिखाया जाता है। और जब बैलेंस ऑफ पेमेंट में नकारात्मक होता है तो ये माइनस चिन्ह बताता है कि घाटे की ओर इशारा किया जाता है। हालांकि आप सोच के देखिए कि आप दुनिया में रह रहे हो और आपको बैलेंस ऑफ पेमेंट, इसलिए अभी समझ जाएंगे क्यों इसे बैलेंस ऑफ पेमेंट कहा जाता है, क्योंकि अगर आपका दुनिया के साथ आयात व्यापार में, मतलब दुनिया के साथ पैसे के लेन और देन में कमी रह गई, तो इसका मतलब है कि आप अपनी देनदारियां या दुनिया पे जो बन रहा है आपका, वो चुकाने में सक्षम नहीं हुए, तो कहीं ना कहीं से आपको उसे चुकाना पड़ता है।
तो ये जो कहीं ना कहीं से चुकाने वाली भी स्थिति होती है, ये भी बैलेंस ऑफ पेमेंट में शामिल होता है। इसीलिए बैलेंस ऑफ पेमेंट उसे बोला जाता है कि पेमेंट का यानी भुगतान का संतुलन। इसमें न कोई घाटा होता है न नुकसान होता है। इसके दो अकाउंट में, प्राइमरीली दो अकाउंट होते हैं, उनमें से अगर एक का घाटा, दूसरे के साथ प्रॉफिट, और उसमें भी और जो रिजर्व होता है उसके साथ इसे मैनेज कर लिया जाता है। तो आइए जरा देखते हैं कि इसमें आगे क्या होता है। तो देखिए, भुगतान संतुलन महत्वपूर्ण है क्योंकि यह देश की मुद्रा के सापेक्ष विदेशी मुद्राओं यानी डॉलर के संदर्भ में है कि मांग को दर्शाता है। भुगतान संतुलन हमेशा विदेशी मुद्रा भंडार कॉलम में परिवर्तन के माध्यम से संतुलित हो जाता है। यानी ऐसा नहीं होगा कि नेगेटिव होगा, नहीं, यहां पे अगर कोई चीज नेगेटिव दिखी भी तो वो हमारे रिजर्व से वो इधर आके वो बैलेंस कर दी जाती है। यानी हमें अपने जो पैसे रखे रहते हैं अपने, कह सकते हो ना कि जेब में, यानी जो बैलेंस हमारा जो फॉरेक्स रिजर्व होता है उससे उसमें कमी करके वो पूरी कर दी जाती है। और अगर हमारे पास पॉजिटिव है तो हमारे फॉरेक्स में वृद्धि के रूप में दिखाई देती है। और इस तरह से जो बैलेंस ऑफ अधिशेष है उससे होता है कि देश में अरबों डॉलर आ रहे हैं तो आरबीआई इन डॉलरों को अपने पास रख लेता है और अपने विदेशी मुद्रा भंडार में जोड़ लेता है। क्योंकि अगर ऐसा आरबीआई नहीं करेगा तो हमारे रुपए की वैल्यू बढ़ जाएगी और हमारा जो मार्केट में कॉम्पिटिटिवनेस है वह घट जाएगा। तो एक कारण ये भी है, बढ़े हुए को कैसे आरबीआई मार्केट से लेती है, घाटा चूंकि हमारी मजबूरी है कि हम, ऐसा तो है नहीं कि हम डिफॉल्ट कर जाएंगे, किसी को पैसा नहीं देंगे, तो हमें तो अपने जो रिजर्व है उससे देना होता है, या हमें उसी बैलेंस पॉइंट का एक जो इन्वेस्टमेंट है और इस तरह नहीं है तो कर्ज आदि लेके हम उसको पूरा करते हैं। और बैलेंस ऑफ पेमेंट पे कभी माइनस की स्थिति नहीं रहती है अगर आप बैलेंस ऑफ पेमेंट को पूरा देखेंगे होलिस्टिक। देखिए, भुगतान संतुलन के घटक क्या हैं, तो इसमें दो मुख्य खाते हैं, और भी चीजें रहती हैं लेकिन जो दो मुख्य खाते हैं वो एक चालू खाता है और एक पूंजी खाता है, करंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट। करंट अकाउंट में उस लेन देन को रिकॉर्ड किया जाता है जो न चलती फिरती स्थिति को रहते हैं, और इसमें इसके दो उपभाग हैं, ट्रेड का व्यापार यानी जो माल व्यापार होता है और सेवाओं का व्यापार। ठीक है, तो माल का व्यापार में जो दृश्य वस्तुओं का व्यापार किया जाता है, इसमें जैसे आपने कोई गाड़ी, कोई मतलब जो भी दृश्य वस्तुएं हैं वो इसमें किया जाता है। और भारत जितना दृश्य वस्तुओं का आयात निर्यात करता है या जितना आयात करता है उसके अंतर को इसमें माल व्यापार खाता में दिखाया जाता है। और एक और होता है वो अदृश्य वाला, जिसे आप सेवा व्यापार कहते हैं। तो सेवा या अन्य चीज़ें, इन्वेस्टमेंट और इस तरह की और भी इसमें शामिल होती है। इसमें अदृश्य व्यापार वाले में सिर्फ सेवाएं ही नहीं शामिल होती है, उसमें सेवाएं भी होती हैं, उसमें रेमिटेंस भी होती है कि भारत के जो लोग बाहर गए हैं उन्होंने पैसा भेजा, यहाँ के लोग बाहर भेजते हैं, तो उसके आधार पर हमने जैसे कोई इन्वेस्ट कर दिया है तो उससे हमें जो आ रही है, यानी इसमें वो चीज़ें होती हैं जो हमारे, कह सकते हो कि न हमारे इन्वेस्टमेंट बढ़ाती हैं, न हमारे पूंजी में वृद्धि करती हैं, न हमारे लिए कोई नुकसान करती हैं। हाँ, ये निगेटिव हो सकता है कि हम ज़्यादा आयात करें। इसमें स्थिति ये हो सकती है कि हम दृश्य का ज़्यादा आयात करें, निर्यात कम करें, तो वहाँ घाटा रहेगा। तो कुछ घाटा जैसे सर्विस में हमारी रेमिटेंस और इस तरह से आ जात के ये भर जाती है। अब ये भी नहीं होता है तो इसमें हम एक और खाता होता है पूंजी खाता। उसमें निवेश आता है, एफडीआई आता है, उसमें एफआईए आता है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टमेंट आता है, और इसी के साथ साथ इसमें ऋण आदि भी चीजें आती है, जो कि अभी तो ये दो मेन है, इसमें नहीं होता, लेकिन इसी खाते में बैलेंस ऑफ पेमेंट में भी हम ऋण आदि भी लेकर, और साथ में फॉरेक्स भी होती है, उसके जरिए इन चीजों को हम कवर कर लेते हैं। ठीक है, आइए जरा सा अब हम प्रश्नों को देख लेते हैं। तो पहला है कि गुफाओं में रॉक आर्ट के आयु का पता लगाने में उपयोगी यूरेनियम थोरियम डेटिंग विधि के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इस प्रक्रिया के दौरान रॉक आर्ट के ऊपर कैल्साइट जमा पर लेजर बीम का उपयोग करके यूरेनियम और थोरियम के बीच अनुपात की तुलना से चित्रों की आयु निर्धारित की जाती है। इस पद्धति द्वारा कई गुफा चित्रों की आयु का अनुमान और सटीकता से निकाला जा सकता है। ये दो स्टेटमेंट हैं, इनके आधार पर ये चार विकल्प हैं, केवल एक, केवल दो, एक और दो, दोनों उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक है, दूसरा है चर्चा में रहे भुगतान संतुलन से जुड़े निम्नलिखित कथनों में से कौन सा से कथन सही है। यह किसी देश की बाकी दुनिया के साथ लेन देन का लेखा जोखा है। ठीक है, यह देश की मुद्रा के सापेक्ष विदेशी मुद्राओं की मांग को दर्शाता है। इससे विदेशी मुद्रा भंडार में परिवर्तन के माध्यम से संतुलित किया जाता है, और उपयुक्त सभी सही कथन है। तो आप तो अभी बताए हैं, आप
तुरंत लगा लेंगे, मास्टर लोग हैं आप लोग। तीसरा है, चर्चा में रहे पैन एशियाई रेलवे नेटवर्क से जुड़ी चुनौतियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कई आसियान देश इस परियोजना की उच्च लागत और चीन से सहायता लेने के बारे में सरकार की सतर्कता की समस्याओं का सामना कर रहे हैं। ठीक है। दूसरा है, इस परियोजनाओं से आर्थिक लाभ के अनुमानों पर संदेह व्यक्त किया गया है और इसके आधार पर आप समझ ही रहे हैं कि 4 विकल्पों में से आपको चुनना है कि कौन सा सही है। चौथा प्रश्न है कि हाल ही में नेचर जर्नल में प्रकाशित एक अध्ययन के अनुसार 51,200 साल पुरानी दुनिया की सबसे पुरानी ज्ञात अलंकारिक गुफा पेंटिंग किस देश में स्थित है? दक्षिण अफ्रीका में है, इंडोनेशिया में है, स्पेन में है, फ्रांस में है। ठीक है। और अंतिम प्रश्न है कि चर्चा में रहे पैन एशियाई रेलवे नेटवर्क के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह कई दक्षिण पूर्व एशियाई देशों में चलने वाली रेल लाइनों द्वारा दक्षिणी चीन शहर और परिवहन केंद्र कुनमिंग को सिंगापुर से जोड़ने की एक योजना है। इस रेल नेटवर्क की अवधारणा 2 लिंक रेल लाइन के रूप में की गई है और इसके आधार पर आपको 4 विकल्प हैं, केवल 1, केवल 2, 1 और 2 दोनों, और उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक है। चलिए, आज के लिए इतना ही। आप प्रश्नों के जवाब दीजिएगा। आप कोई प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं। बाकी नोट्स बना लीजिएगा, रिवीजन करते रहिएगा, मस्त रहिएगा, क्योंकि वो ज़्यादा ज़रूरी है। तभी जो पढ़ेंगे वहीं आपको आएगा। बाकी चलिए, धन्यवाद, नमस्कार।